जो सेलुलर डाइजेशन में इनका रोल है, ऑटोफेजी में भी इन्वॉल्व है। इसी तरह से ओल्ड एंड वर्न आउट जो तो सुबह जैसे हमने लाइक पॉइंट्स पढ़ी थी, उस सवाल से हम बात कर रहे थे कि लाइसोसोम जो एक माइक्रो बॉडी है, माइक्रो बॉडी मीनिंग है लाइक ओनली सिंगल मेम्ब्रेन बॉडी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, जिनकी ओवरऑल फंक्शन जैसे हमने नोट किया था कि सेलुलर डाइजेशन है, फॉरेन पार्टिकल कोई भी इंटर होता है तो उसको डाइजेस्ट करते हैं या किल करते हैं। बर्न आउट जो ऑर्गेनेल्स है या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भी लाइसोसोम्स का किरदार है जो हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, एनटीबी के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं। एनटीबी में नेक्स्ट पेज दैट इज पेज नंबर 17 एंड 18 पे हम आएंगे, तो उसमें देखेंगे कि आखिरकार लाइसोसोम ऐसी कौन सी चीज है जिसी रीजन की वजह से हम इसे कहते हैं कि ये ब्रेकिंग डाउन बॉडी है, बिकॉज इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। हाउ मेनी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स? 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। यकीनन जैसे ये एंजाइम्स इस मकसद के लिए होते हैं, ब्रेकिंग के लिए होते हैं, ब्रेक डाउन के लिए होते हैं, हाइड्रोलिसिस के लिए होते हैं, और आगे जाके मैक्रोमोलेक्यूल्स ऑफ द सेल्स उसको जो ब्रेक डाउन करते हैं। इसी तरह से इनकी अगर नेचर देखी जाए तो एसिडिक इन नेचर है, ऐसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स या ये जो हाइड्रोलाइटिक जो यकीनन एंजाइम जिस एनवायरनमेंट में है तो उससे वो एसिडिक इन नेचर है। और इसी तरह से आपने देखा होगा, हमने शायद लोअर क्लास में पढ़ा है कि जब भी कोई भी चीज सेल के अंदर दाखिल होती है तो उसके इर्द वेसिकल बन जाता है। तो वेसिकल जिसके अंदर कोई भी कंपोनेंट, चाहे वो फूड हो या फॉरेन पार्टिकल हो, उसके साथ जो है लाइसोसोम की जो वेसिकल फ्यूज होती है, जैसे फ्यूज होगी तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो वेसिकल के साथ फ्यूज होंगे और देन उस चीज को जो डाइजेस्ट करते हैं। इसी तरह से हमने जैसे सुबह यही पढ़ा था कि जो लाइसोसोम्स दे ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्गी बॉडीज, उस वक्त हम उससे कहेंगे कि ये प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं, उसके बाद आगे चल के जो है ये सेकेंडरी लाइसोसोम्स बनते हैं। तो लाइसोसोम्स फ्यूज विद द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल दैट अराइज फ्रॉम एनी ऑफ दीस थ्री पाथवेज। कौन से थ्री पाथवेज है? आइदर एंडोसाइटोसिस के जरिए कोई भी चीज दाखिल होगी तो उसके साथ ये इसकी मेम्ब्रेन फ्यूज होगी, या फेगोसाइटोसिस के जरिए कोई चीज दाखिल होती है तो यकीनन उसकी मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगी, ये लाइसोसोम्स। इसी तरह से ऑटोफेगोसाइटोसिस का अमल होगा तो उसके साथ लाइसोसोम की मेम्ब्रेन फ्यूज होगी। यकीनन जो फ्यूज होगी उसके बाद जो वेसिकल्स बनेंगे तो एंडोसाइटोसिस के जरिए जो वेसिकल फ्यूज होगी तो उसे हम कहेंगे एंडोसोम, फेगोसाइट्स के जरिए फेगोसोम्स, और ऑटोफेगोसाइटोसिस के जरिए ऑटोफेगोसोम। तीनों की इलस्ट्रेशंस मौजूद है, हम इनको डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एंडोसोम्स फ्यूज विद द लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम जो पहले थे प्राइमरी लाइसोसोम से अब क्या बनेंगे? अब ये बन जाएंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। जैसे और गोल्गी बॉडीज की ओरिजिन से, वहां से ओरिजिन की वक्त वो प्राइमरी लाइसोसोम की सूरत में होते हैं। जैसे ये फ्यूज हुए किसके साथ? एंडोसोम के साथ, तो अब ये क्या बन जाएंगे? कौन सी चीज? यही लाइसोसोम्स अब जो बन जाएंगे सेकेंडरी लाइसोसोम्स बन जाएंगे। बायोमोलिक्यूल्स आर broken down into amino acids, monosaccharide, fatty acid, nucleotides which are then recycled in the cell। यही जो मकसद होता है, बेसिक जो पर्पस, जैसे सेल्यूलर डाइजेशन होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ द मैक्रोमोलेक्यूल और बिगर मॉलिक्यूल का होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की मदद से। तो आगे सेल में जो भी चीजें रिक्वायर्ड होगी यकीनन जो है उनकी रिसाइकलिंग होगी, आइदर अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह। तो ओवरऑल लाइसोसोम्स के कितने फंक्शन है? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, नॉर्मली इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, ऑटोफेगी यानी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करेंगे या डिग्रेड करेंगे। इसी तरह से ऑटोलाइसिस, डिस्ट्रक्शन और लाइसिस ऑफ सेल बाय इट्स ओन एंजाइम, इस कारण ऑटोलाइसिस। इसी तरह से देन रिलीज ऑफ एक्स्ट्रासेल्युलर एंजाइम्स बाय द हेल्प ऑफ रिलीज ऑफ एक्स्ट्रासेल्युलर एंजाइम्स होगा। तो इसी तरह से ये जो फंक्शन जो अभी हमने डिस्कस किए थे कि एंडोसोम, फेगोसोम, ऑटोफेगोसोम्स किस तरह से बनते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई भी एक लाइक पार्टिकल्स है, जैसे ये कोई भी पार्टिकल्स हैं, जब किसी सेल के अंदर दाखिल होंगे तो यकीनन इसमें एक वेसिकल बनेगी, उसमें एक वेसिकल बनेगी जिसे हम कहेंगे अर्ली एंडोसोम कहेंगे। देन उसके बाद ये लेट एंडोसोम बनते हैं।
लेट एंडोसोम बने उसके बाद आप जैसे देखें प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या होते हैं? यकीनन जैसे आपने पढ़ा है गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम जो ओरिजिनेट होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। तो देन ये प्राइमरी लाइसोसोम और लेट एंडोसोम आपस में जब फ्यूज होंगे, जैसे अगर आपके पास यकीनन ऐसा ये फॉर्मेट मौजूद है तो उसमें आप जैसे देखिए ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है और ये चीज जो सेल के अंदर दाखिल हुई थी वेसिकल की सूरत में, तो दोनों फ्यूज होंगे। अब हम इसे कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। जैसे प्राइमरी लाइसोसोम जो गोल्जी बॉडी से ओरिजिनेट हुआ था, अब हम इसे कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम कहेंगे। और देन क्या होगा? यकीनन जैसे इनकी जो है डाइजेशन का अमल होगा। तो ये इस तरह से जो एंडोसाइटोसिस के जरिए जो चीज दाखिल हुई थी सेल के अंदर, उसके बाद उसमें जो वैक्यूल बना तो उसे हम कहेंगे एंडोसोम कहेंगे। एक हुआ टर्म एंडोसोम, दूसरा टर्म है फैगोसोम। जैसे हमने फैगोसाइटोसिस के जरिए जो वैक्यूल वेसिकल बनता है तो उसे हम कहेंगे फैगोसोम। जैसे फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरियम है, बैक्टीरियम फैगोसाइटोसिस फिनोमेना के जरिए जब सेल के अंदर दाखिल होगा तो उसके बाद जो एक वेसिकल बनता है, इस वेसिकल को यकीनन जैसे फैगोसोम कहेंगे और उस लाइसोसोम से फ्यूज होंगे, फैगोसोम कहलाएगा। इसी तरह से सेल के अपने ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया ये ऑटोफेजी फिनोमेना के जरिए जैसे कि आपको पता है कि ये इनकी ब्रेकिंग डाउन होगी, लाइसिस होगी, डिस्ट्रॉय होंगे, तो उसके बाद भी जैसे एक वेसिकल बनेगी, इस वेसिकल के बाद हम इसे कहेंगे ऑटोफेगोसोम। देन उसके साथ प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज होंगे तो यकीनन आप ये सारे जो है सेकेंडरी लाइसोसोम बनेंगे। तो फैगोसोम के साथ प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज हुए, सेकेंडरी लाइसोसोम। एंडोसोम के साथ जो है प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज हुए तो सेकेंडरी लाइसोसोम। इसी तरह से ऑटोफेगोसोम के साथ प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज हुए तो उसके रिजल्ट में सेकेंडरी लाइसोसोम्स बनेंगे। ये ऐसी इलस्ट्रेशन आपके पास मौजूद है, बहुत ही आसान सा फिनोमेना है। आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से एंडोसोम बनते हैं या फैगोसोम बनते हैं, या जैसे ये एंडोसोम फैगोसोम ऑटोफेगोसोम है या फैगोसोम बनने का अमल, और देन उसके बाद प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज होंगे तो रिजल्ट बनेगी सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, तो उसके बाद जो यकीनन जो सेकेंडरी लाइसोसोम बनते हैं। उसके बाद जैसे हम इनकी प्रोसेस की डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसे लाइसोसोम्स दे आर इन्वॉल्वड इन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन प्रोसेस। लाइसोसोम्स आर इन्वॉल्वड इन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन प्रोसेस। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन का मतलब है सेल के अंदर जो डाइजेशन का फिनोमेना होता है वो किस तरह से होगा। जैसे इंजेस्टेड फूड ऑफ द सेल इज स्टोर्ड इन वेसिकल, जिसे हम कहेंगे फूड वैक्यूल कहेंगे। ऐसी डायग्राम एसटीबी के अंदर मौजूद है जिसके अंदर आप देखेंगे कि कोई भी जब फूड पार्टिकल जब सेल के अंदर दाखिल होता है तो उसके बाहर जो फूड वैक्यूल बनता है, फूड वैक्यूल के बाद देन लाइसोसोम उसकी वेसिकल उसके साथ फ्यूज होगी, देन उस फूड को डाइजेस्ट करेंगे। रिमेनिंग जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होंगे देन जो जाहिर है जो वेस्ट के तौर पे वो भी जैसे सेल से बाहर जाएंगे। तो ये फिनोमेना बताया गया है कि जैसे लाइसोसोम फ्यूज विद द फूड वैक्यूल, सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाएंगे, देन फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्टेड फूड तो एब्जॉर्ब होगा साइटोप्लाज्म में, रिमेनिंग वेस्ट होंगे दैट कंटेन्स इन वेसिकल इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। रिमेनिंग वेस्ट इन द वेसिकल इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। यही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा और जो वेस्ट मटेरियल होंगे वो सेल से बाहर जाएंगे। Later this vesicle fuse with the cell membrane to eliminate undigested food material। जैसे ये कोई भी लाइक इससे बेहतर एक और इलस्ट्रेशन है जो हम यहाँ से देखते हैं। इस वन इस तरह के कोई भी जैसे फूड होता है जैसे सेल के अंदर दाखिल हुआ है तो उसके बाद जैसे एक वेसिकल बना, इनगल्फमेंट ऑफ द पार्टिकल होने के बाद यही जो अब इसे हम कहेंगे फूड वैक्यूल कहेंगे। ये फूड वैक्यूल देन जो आपको पता है कि लाइसोसोम इसके साथ फ्यूज होगा, फूड वैक्यूल के साथ लाइसोसोम फ्यूज होगा तो रिजल्ट ये होगी डाइजेशन का अमल होगा। डाइजेशन होने के बाद जो फूड की जो एब्जॉर्प्शन का अमल होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। रिमेनिंग जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है अब हम उससे कहेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो
सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होके जो है जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को उस सेल से बाहर भेज देते हैं। तो ये फिनोमेना बताया गया इंट्रासेल्युलर डाइजेशन के हवाले से, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन के हवाले से। यही सेम चीज है कि डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड इन साइटोप्लाज्म, रिमेनिंग जो वेस्ट होते हैं कंटेनिंग वेसिकल इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। यही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा ताकि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल यहां से पास आउट हो। जैसे ये अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, इस सेल से बाहर हो रहा है जा रहा है। जैसे ये लाइसोसोम्स है, ये फेगोसोम बना, डाइजेशन का अमल हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, इसी तरह से सेल से जो है बाहर जाता है। इलस्ट्रेशन में ऐसी आपके पास मौजूद होगी, उसमें जरा आप देख सकते हैं। तो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन लाइसोसोम्स के जरिए इस तरह से होगी। अब हम आते हैं ऑटोफेजी प्रोसेस, वो किस तरह से होता है। जैसे ऑटो लफ्ज की मीनिंग ही होती है सेल्फ होती है, फेजी लफ्ज की मीनिंग होती है टू ईट, यानी सेल्स अपने पार्टिकल को डिग्रेड करें तो उसे हम कहेंगे ऑटोफेजी का फिनोमेना। अनवांटेड स्ट्रक्चर विद इन सेल्स आर engulfed and digest within the lysosome process is called autophagy। ऑटो लफ्ज की मीनिंग ही होती है जैसे सेल्फ है, फेजी लफ्ज की मीनिंग होती है टू ईट। ऑटो लफ्ज की मीनिंग ही होती है सेल्फ और फेजी की मीनिंग होती है टू ईट। सेल्स अपने पार्टिकल को जैसे डाइजेस्ट करे तो उसे हम प्रोसेस को कहेंगे ऑटोफेजी कहेंगे। लाइसोसोम बिगिंस टू डाइजेस्ट सेल्स ओन ऑर्गेन। जाहिर है जब एक ऐसा सेल जिसके सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स रहने चाहिए, अगर इन्हीं ऑर्गेनेल्स को जो अगर लाइसोसोम्स जो है जिनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, इन्हीं को अगर डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे यकीनन तो सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, सेल की फिजियोलॉजी है, वो मुतासिर हो जाती है। तो इससे सच लाइसोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोफेगोसोम। थोड़ी देर पहले हमने इलस्ट्रेशन में देखा था ऑटोफेगोसोम्स बन जाएंगे। प्रोसेस अकर्स ड्यू टू, ये ऐसा प्रोसेस क्यों होता है, सेल अपने ऑर्गेनेल्स को क्यों खाते हैं। नंबर 1 स्टारवेशन। स्टारवेशन की मीनिंग होती है कि जैसे खाने की किल्लत हो, कमी हो, एनर्जी चाहिए तो सेल अपने ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। पीरियड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी। स्टारवेशन एक ऐसा पीरियड है जिसमें सेल को एनर्जी की जरूरत होती है। और या दूसरा एक फिनोमेना इन ऑर्डर टू कंट्रोल स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स लाइक इन समवन स्टार्ट्स एक्सरसाइज number of mitochondria increases and when leaves exercise number of mitochondria decreases by process of autophagy। जैसे हम सब जैसे ऑब्जर्व करते रहते हैं, अगर कोई पर्सन है डेली एक्सरसाइज करता है, हेवी एक्सरसाइज करता है, तो देन उसमें जैसे आखिर में हम ये कहते हैं कि उसकी मसल बिल्ड होती है या उसमें पावर ज्यादा आती है, एटीपी ज्यादा बनेगी, तादाद ज्यादा इंक्रीज होगा। जैसे एक महीने के बाद जैसे वो कहे कि हाँ ठीक है हमें बेहतर हो गया, डिसकंटिन्यू कर देगा, तो इतने ज्यादा जो माइटोकॉन्ड्रिया बने थे वो कहाँ जाएंगे। वो माइटोकॉन्ड्रिया इनको जो है यकीनन लाइसोसोम्स हैं, इनको जो है अपने ही पार्ट्स को ऑर्गेनेल्स को जैसे डाइजेस्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑटोफेजी कहेंगे। एक ये फिनोमेना एक स्टारवेशन में। और नंबर 2 ऑर्गेनेल्स का तादाद है वो लिमिटेड रखना होता है, महदूद रखना होता है। जैसे अगर इंक्रीज हो गए तो उनको डिक्रीज करें, तो ये भी काम जैसे इन लाइसोसोम्स का होता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑटोफेजी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोफेजी। प्रोसेस को हम कहेंगे ऑटोफेजी के लिए। होपफुली आपने इसको समझ लिया होगा, बहुत ही आसान सी चीजें हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का अमल है जैसे नंबर 1 पे आप आए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये स्केल गिर एक वेसिकल बन जाएगा, उसे हम कहेंगे ऑटोफेगोसोम कहेंगे। देन लाइसोसोम की मेम्ब्रेन, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन और ऑटोफेगोसोम आपस में फ्यूज होंगे, एंजाइम रिलीज होंगे। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया देखें अब ये डाइजेस्ट हो गया वेरी सिंपल कंपोनेंट्स में। तो ओवरऑल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोफेजी। इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑटोफेजी। जैसे फॉर एग्जांपल इस प्रोसेस के अंदर ये दिखाया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया इसका तादाद जो बढ़ गया है, तो अब इसको कैसे कम किया जाएगा। तो नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया, इसको डिस्ट्रॉय करना है तो इससे माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द-गिर्द एक वेसिकल बनेगी, अब उसे हम ऑटोफेगोसोम कहेंगे। देन लाइसोसोम्स जो होते हैं उनकी मेम्ब्रेन जो है इस फेगोसोम के साथ फ्यूज होगी, यकीनन इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो पड़े हैं इसको अब डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट करने के बाद यकीनन जो वेरी सिंपल कंपोनेंट्स में ये ब्रेक हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑटोफेजी कहेंगे। फिनोमेना इज कॉल्ड ऑटोफेजी। बहुत ही वेरी सिंपल सा प्रोसेस है ऑटोफेजी। उसके बाद एक और भी स्टेप रिलेटेड है लाइसोसोम से, ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस, लाइसिस की मीनिंग अगेन टू ब्रेक डाउन है। ऑटो की मीनिंग होती है सेल्फ,
कभी कभार ये होता है कि जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान कई ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, तो उन उस वक्त जो है सेल की डेथ जो होती है, जैसे सेल डेथ एक नेक्रोसिस, जिन्होंने इंटर क्लास पढ़ा है उनको पता है, नेक्रोसिस एक सेल डेथ का टाइप है, नेक्रोसिस। और दूसरा सेल डेथ का एक टाइप है नेक्रोसिस एक है, और दूसरा टाइप है एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस जो है टिश्यू इंजरी होती है, फिजिकल इंजरी होती है, कभी भी जैसे इंजरीज होती है उसकी वजह से सेल डेथ होती है। बट एपोप्टोसिस जो होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है। और ये सेल डेथ नॉर्मली जैसे जीन्स की एक्टिवेशन की वजह से होता है, जिसमें क्या होता है सेल्स की डेथ होती है। तो ये ऑटोलाइसिस जो फिनोमेना है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होता है, पर्टिकुलर सेल इज रिक्वायर्ड टू बी डिसइंटीग्रेटेड, यानी कुछ सेल्स जो खास मखसूस होंगे उनको नहीं रहना चाहिए, आप वो खत्म होंगे, उनकी जगह पे हो सकता है कोई और सेल बन जाए। द टाइप ऑफ डेथ इज कॉल्ड ऑटोलाइसिस। इस तरह की सेल डेथ के टाइप को कहेंगे ऑटोलाइसिस। ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। जब भी लफ्ज प्रोग्राम्ड लफ्ज इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब है रेगुलेटेड बाय द जीन्स, जीन से डिटरमाइन करेंगे, जीन से रेगुलेट करेंगे प्रोग्राम्ड सेल डेथ। जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कौन से जीन्स किस सेल को एक्टिवेट करेंगे कि ये बनना चाहिए, मरना चाहिए, उसको डेथ होना चाहिए, नहीं जरूरत है, तो ये सारी रेगुलेशन जीन्स रेगुलेटेड होती है, जिसे हम कहेंगे प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं। जिसमें लाइसोसोम बर्स्ट होगा, लाइसोसोम जाहिर है बर्स्ट होगा तो उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज होंगे, साइटोप्लाज्म में आएंगे, और सेल जो डिसइंटीग्रेट होगा, डिसइंटीग्रेट की मीनिंग टूट जाएगा, जाहिर है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो किल करेंगे उस सेल को, इनटू फ्रैगमेंट्स, पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। और देन जो वो पीसेस हैं उनको खाने वाले भी फैगोसाइटोसिस होते हैं, फैगोसाइट्स होते हैं, फैगोसाइटोसिस फिनोमेना के जरिए वो फ्रैगमेंट्स जो है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले लाइसोसोम बर्स्ट होंगे, एंजाइम रिलीज करेंगे, साइटोप्लाज्म में एंजाइम जैसे रिलीज हुए तो जाहिर है वो कंपोनेंट्स को ब्रेक करेंगे, वो सेल डिसइंटीग्रेट हो जाएगा फ्रैगमेंट्स में। डिसइंटीग्रेट की मीनिंग है टूट जाएगा, बिखर जाएगा छोटे छोटे पार्ट्स में, फ्रैगमेंट्स में। इन्हीं फ्रैगमेंट्स को देन ये जो फैगोसाइटोसिस अमल के जरिए जाहिर है फैगोसाइट्स होंगे वो उसको डाइजेस्ट कर देंगे। और इस रीजन की वजह से लाइसोसोम्स आर कॉमनली कॉल्ड एज सुइसाइडल साइट्स। सो दे आर कॉल्ड एज सुइसाइडल साइट्स कहेंगे क्योंकि इन्होंने अपने ही सेल को किल कर लिया है। जैसे कोई भी लाइक जैसे अपने आप को किल करता है तो उसे सुइसाइड कहते हैं। तो ये बैग्स है लाइसोसोम जिनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, इनके बस्ट होने की वजह से क्या हुआ है कि ऑर्गेनेल्स का जो है डेथ हुआ है, सेल का डेथ हुआ है, तो इस फिनोमेना को कहेंगे सुइसाइडल ये जो है बैग्स है बिकॉज़ ऑफ दिस फंक्शन। दिस फंक्शन कौन सा, यही फंक्शन की जैसे लाइसोसोम की मेम्ब्रेन रप्चर होगी, एंजाइम रिलीज होगी, सेलुलर कंटेंट्स हैं वो जो जाहिर है डाइजेस्ट होंगे, रिमेनिंग जो फ्रैगमेंट्स होंगे तो उनको दूसरे फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के जरिए दूसरे सेल्स फैगोसाइट्स उनको खा लेंगे। तो इस अमल को हम कहेंगे लाइक ये ऑटोलाइसिस है। और इस फंक्शन की वजह से लाइसोसोम्स आर कॉमनली कॉल्ड एज सुइसाइडल सेल। जैसे ये सेल है तो ये सेल जो जैसे ये नॉर्मल सेल है, अब प्रोग्राम सेल डेथ हो रहा है तो ये देखिए फ्रैगमेंट्स में पीसेस में ब्रेक हो रहा है, ऐसा ऐसा ये पीसेस में ब्रेक हो रहा है। जैसे ये पीसेस होंगे तो देन जो फैगोसाइट्स आएंगे तो इसको खा लेते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इस अमल को हम जैसे कहेंगे कि ये ऑटोलाइसिस है, प्रोग्राम सेल डेथ है। और रोल या फंक्शन किसका हुआ है, ये पीसेस में ब्रेक क्यों हुए, बाय बिकॉज़ ऑफ लाइसोसोम्स। क्यों हुए, बाय बिकॉज़ ऑफ लाइसोसोम्स की वजह से। अब हमें एसटीडी की तरफ आएंगे। एसटीडी का एक छोटा सा टॉपिक है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज का। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज डब्ल्यूजी हर्स ने आइडेंटिफाई किया था। एसटीडी का टॉपिक है कि एसटीडी के अंदर अगर आप जरा देखेंगे बुक के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम की एब्सेंस की वजह से जाहिर है ये एंजाइम है, इसकी एब्सेंस होगी तो रिजल्ट क्या होगी, ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगी। ग्लाइकोजन क्या है, एंजाइम की सबस्ट्रेट है। तो इस कंडीशन में यानी लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज जो होती है इसमें स्टोरेज ऑफ सबस्ट्रेट होगी। क्यों स्टोरेज ऑफ सबस्ट्रेट होगी, व्हाई बिकॉज़ एब्सेंस ऑफ एंजाइम होगी। अगर एब्सेंस ऑफ एंजाइम होगी यकीनन तो स्टोरेज ऑफ सबस्ट्रेट हो जाएगी। तो एक सेल है अगर उसके अंदर जो है ऐसी बिला वजह या इजाफी चीजें सेल के अंदर जमा हो जाए तो जाहिर है इस सेल के फंक्शन मुतासर होंगे।
सबस्ट्रेट की एक्यूमुलेशन होगी, एब्सेंस ऑफ एंजाइम होगा, तो ऐसी डिजीज को हम कहेंगे लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, जिसमें लाइसोसोम की स्टोरेज नहीं होगी, जिसमें एंजाइम्स की स्टोरेज नहीं होगी, जिसमें प्रोडक्ट की स्टोरेज नहीं होगी, जिसमें सबस्ट्रेट की स्टोरेज होगी। क्योंकि इस ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करने के लिए अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम था, वो नहीं था, इस वजह से ग्लाइकोजन जमा हो गया, जिसकी वजह से डैमेज टू टिश्यू हुआ, और ऐसी डिजीज को हम कहेंगे लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। जैसे सबस्ट्रेट accumulates in the cell as the absence of enzymes in lysosome and interferes with the normal function of the body. So this type of condition is called the lysosomal storage disease. जिससे हमारे STB में बताया गया 20 टाइप्स की ऐसी डिजीज है, जिसमें डिजीज हर एक की सिम्टम्स मौजूद है। टेबुलेटेड चार्ट में सिफिलिस स्टोरेज डिजीज है, टे-सेक्स डिजीज, वेरेंटे और सैक दो अलग-अलग पर्सन है, उनकी नेम्स की वजह से ये डिजीज है। ये गॉचर्स डिजीज, ये भी गॉचर इज द नेम ऑफ पर्सन, क्रैबिस भी पर्सन का नेम है, क्रैबिस डिजीज। इनमें होता क्या, सब में अंदर आप देखेंगे मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन सब में कॉमन फीचर है। मेंटल रिटार्डेशन यानी ब्रेन पे इनका इफेक्ट होगा सब में। जैसे मेंटल रिटार्डेशन टे-सेक डिजीज की भी फीचर है, इसी तरह से गॉचर्स डिजीज की भी है, एज वेल एज क्रैबिस डिजीज के अंदर सब के अंदर मेंटल रिटार्डेशन है। इसी तरह से इसमें दो सवाल भी आए टेस्ट में, प्रीवियस टेस्ट में, जैसे टे-सेक डिजीज के अंदर एज बाय 3 के अंदर डेथ होता है, इसी तरह से एज बाय 2 के अंदर जैसे क्रैबिस डिजीज के अंदर इसमें इन बच्चों का जो है डेथ हो जाता है। तो एज बाय 3, एज बाय 2 ये भी याद करना है। अदर सिम्टम्स में जैसे हर एक डिजीज के हवाले से देखेंगे तो इसमें ब्लाइंडनेस होती है, इसमें लिवर स्प्लीन की इनलार्जमेंट होती है, एरोजन ऑफ द लार्ज बोन्स होती है, इसमें लॉस ऑफ माइलिन शीथ होता है। माइलिन जैसे न्यूरॉन के बाहर जैसे माइलिन शीथ लिपिड का एक टाइप है, माइलिन वो माइलिनेटेड न्यूरॉन की फीचर होती है, तो वो अगर नहीं होगा तो जाहिर है कंडक्शन नहीं होगी और ये मेंटल रिटार्डेशन होगी। या आगे चल के जिस तरह से काफी सारे इसमें जैसे ब्लाइंडनेस है, अदर डिसऑर्डर भी होते हैं, तो हर एक डिजीज के जैसे सिम्टम्स आपको कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम याद करनी है। कॉमन फीचर मेंटल रिटार्डेशन है, जैसे नंबर 1 टे-सेक डिजीज के अंदर डेथ बाय एज 3 होता है, नंबर 3 डिजीज है उसमें डेथ बाय एज 2 इयर्स होता है। तो इसी तरह से सिम्टम्स याद करनी है, क्रैमिंग करनी है, तो आप क्रैमिंग कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आर्गेनिल में जाएंगे। नेक्स्ट आर्गेनिल यकीनन जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्गेनिल है, दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। जनरली हम इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉमनली और जनरली कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसे अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से देखें तो टेक्स्ट बुक के अंदर डायग्राम्स भी काफी सारी हैं, इलस्ट्रेशंस भी है, तो अगर आप नोट करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। एक आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, बट इनर मेम्ब्रेन है जो फोल्डेड है। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड। ये फोल्ड्स या पार्टीशन है, ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट पार्टीशन है। These partitions are incomplete partitions है। जैसे हम कहेंगे कि ये आउटर मेम्ब्रेन है, दूसरी इनर मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन, नंबर 2 इज इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन जो है फोल्डेड है। नंबर 2 इज इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो एक स्पेस या गैप भी मौजूद है, जिसे हम कहेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहेंगे। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान स्पेस और गैप है, दिस इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये जो इनकम्प्लीट पार्टीशन है जो हमें नजर आ रहे हैं, इन्हें हम कहेंगे क्रिस्टा कहेंगे, CRISTA। क्रिस्टा सिंगुलर है और प्लूरल क्रिस्टी है, इनकम्प्लीट पार्टीशन। बाकी रिमेनिंग जो एरिया जो मौजूद है, इस रिमेनिंग एरिया को हम कहेंगे अंदर जो स्पेस है, इसे हम कहेंगे मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और सिंपली मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो क्रिस्टा होता है, क्रिस्टा पोर्शन है, क्रिस्टा के साथ साथ जो है होते हैं एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन इन क्रिस्टी के साथ होते हैं। एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स, enzymes and coenzymes are there on the crispy for
cellular respiration. Mitochondria is a place or site for cellular respiration. और cellular respiration के अंदर आपने जैसे पढ़ा है बायोएनर्जेटिक्स में जे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है या जो लिपिड्स हैं, इनमें फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, इनकी ऑक्सीडेशन होगी, रिजल्ट में क्या बनेगा, एनर्जी बनेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये सारा फिनोमेना जैसे इस लाइक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। प्लस मोर ओवर जो एनटीबी में कुछ नई पॉइंट्स हैं, जैसे बताया गया है कि मैट्रिक्स के साथ साथ और भी चीजें हैं। कौन सी चीजें? मैट्रिक्स के साथ इसका डीएनए है, वो भी, इस आरएनए भी इसके अंदर होता है, राइबोसोम्स भी बताए गए हैं, क्लस्टेशन भी मौजूद है उसमें, ये सारे जो है मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। प्लस में पोर्स भी मौजूद है जिन्हें हम कहेंगे परफोरेन कहेंगे, इस पे भी हम आते हैं। ओवरऑल ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो ये सारी चीजें अब हमारे टेक्स्ट में इंक्लूड है, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से। लेकिन हम इनको डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से। जो फीचर्स है माइटोकॉन्ड्रिया बोथ इन प्लांट्स और एनिमल सेल्स में पाए जाएंगे और दे आर इन कांस्टेंट मोशन। ऐसी पॉइंट्स जो आपको एसटीबी में पेज नंबर 64 पे मिलेंगे। एसटीबी में पेज नंबर 64 पे आप थोड़ा सर्च करें। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स में कांस्टेंट मोशन में होते हैं। शेप के हवाले से ग्रेन्यूल, वेसिकल, रॉडलेट्स, थ्रेड्स और स्ट्रिंग्स की सूरत में मौजूद हैं। साइज टोकन टाइप के क्वेश्चन है जो आपको याद करनी चाहिए, मे भी कोई क्वेश्चन आ जाए। 0.2 से 1 माइक्रोमीटर और 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग, ऐसे टोकन टाइप के क्वेश्चन है। सेलुलर रेस्पिरेशन का सेंटर है, वेयर एनर्जी इज प्रोड्यूस, एनर्जी इज स्टोर्ड एंड एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम हियर। एनर्जी प्रोड्यूस इसी जगह पे होगी, स्टोर भी इसी जगह पे होगी, यहीं से रिलीज होगी। इस मकसद की, इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉमनली कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, because energy produced, stored and released from here are mitochondria, so they are called as the powerhouse of the cell. इनका अपना डीएनए है, आरएनए भी है, सेमी ऑटोनॉमस एग्जिस्टेंस भी इनकी अपनी है, मल्टीप्लाई होते रहते हैं, तो इसे हम कहेंगे सेमी ऑटोनॉमस एग्जिस्टेंस हमें इसे कहेंगे। इसी तरह से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा कि आउटर मेम्ब्रेन तो स्मूथ है, बट इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डेड है और इरेगुलर और इनकम्प्लीट पार्टीशन होते हैं, जिन्हें हम कहेंगे क्रिस्टा कहेंगे। इसी में एंजाइम्स एंड कोएंजाइम फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन आर लोकेटेड ऑन क्रिस्टी। इंटीरियर कंटेन्स मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर काफी सारे एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, ऑक्सीड, वो तो लाइक जैसे क्रिस्टी के अंदर है, बट मैट्रिक्स के अंदर आपने जैसे पढ़ा होगा क्रेब्स साइकिल जो है ये मैट्रिक्स के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है। बाकी जैसे आपको पता है कि इनर मेम्ब्रेन जिसे क्रिस्टा कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सेलुलर रेस्पिरेशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हम पढ़ चुके हैं, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इट इज प्रेजेंट इन एग सेल, नॉट इन स्पर्म सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे आपको पता है कि किस तरह से एग सेल नॉट इन स्पर्म सेल, इसका मकसद क्या है? जैसे एग और स्पर्म सेल की यूनियन होती है, तो यू नो वेरी वेल कि जैसे स्पर्म सेल होता है उसके टिप में जैसे न्यूक्लियस होता है, स्पर्म के टिप में न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस फ्यूजेस विद एग सेल, के साथ फ्यूज होगा, जिसके रिजल्ट में जाइगोट बनेगा, और इसी जाइगोट में फर्दर जब माइटोटिक सेल डिवीजन होगी तो एक यंगपन या इंडिविजुअल बनेगा। इस वक्त यानी जैसे कोई भी पर्सन है तो उसके अंदर जैसे लाइक जो माइटोकॉन्ड्रिया है तो यकीनन वो एक साइड से है, यानी मदर साइड से है। यही पॉइंट हमारे एसटीबी में लिखी हुई है कि अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की जैसे हिस्ट्री इसकी यदि जो ट्रेस करना चाहे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो इस वक्त हर एक पर्सन की लाइफ बॉडी के अंदर जिस सेल्स के अंदर मौजूद है वो अपनी मदर से लिए है इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया। मदर ने माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से ली? मदर ने अपनी मदर से। उसने कहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया आई होगी? तो ये सीरीज आज ऐसे ही चलती रहती है कि यदि हम मदर्स, ग्रेट मदर्स, ग्रैंड मदर्स, ग्रेट ग्रैंड मदर्स इसके जरिए जैसे ट्रेस कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज एग और स्पर्म की यूनियन जब भी होती है तो स्पर्म सेल का जस्ट न्यूक्लियस होता है, वो एक सेल के साथ फ्यूज होता है। ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स है या जो मशीनरी होती है वो सारी एक सेल की होती है। स्पर्म सेल का जस्ट न्यूक्लियस एक सेल के अंदर इंटर होता है। इस वजह से हम ये बॉक्स के अंदर एसटीबी के अंदर बॉक्स लिखा हुआ है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, ये इसमें पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट देखेंगे एनटीबी में पेज नंबर 20 पे हम आएंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की डिटेल है थोड़ी सी,
इंट्रोडक्शन से ही है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल है, सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन है, प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में आपने पढ़ा है कि लाइक जो सेल जो रेस्पिरेशन का अमल होगा वो सेल मेम्ब्रेन के जरिए होगा। Some cells have a single large mitochondrion, but more often a cell has hundreds or even thousands of mitochondria. The number correlates with the cell's metabolic activity. यानी जैसे जितनी ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी तो उस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज्यादा होगी। जैसे कार्डियक मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होते हैं, स्केलेटल मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं। इसके कंपैरेटिवली जैसे स्मूथ मसल्स हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद कम होती है। डिपेंड करता है सेल की एक्टिविटी पे। अगर सेल की एक्टिविटी में ज्यादा एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, एनर्जी चाहिए, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज्यादा होगी, वरना माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद कम होती है। For example, cells that move or contract have proportionally more mitochondria per volume than the less active cell. जैसे जितने less active cells हैं इनमें एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो जाहिर है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी कम होगी। जैसे मसल सेल्स हैं जो मूव और कॉन्ट्रैक्ट जिसकी बात हो रही है, मसल्स भी कौन से, खास तौर पे स्केलेटल है, या जो सबसे ज्यादा तो हम कह सकते हैं कि जैसे कार्डियक मसल्स हैं उनमें ज्यादा जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो they are capable of divide or by fission. Fission type की सेल डिवीजन होती है, splitting one mitochondria splits into two mitochondria. Fission type की जो है सेल डिवीजन होती है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया का तादाद बढ़ता रहता है। Themselves by self-replicating in order to increase their number. जैसे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जैसे कोई पर्सन अगर एक्सरसाइज कर रहा है तो उस वक्त माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज्यादा हो जाती है। एक्सरसाइज छोड़ देते हैं फिर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद कम हो जाती है, लाइसोसोम्स उनको डिग्रेड कर देते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बढ़ेंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ फिशन स्प्लिटिंग टाइप की जो है सेल डिवीजन, फिशन जो है उसके जरिए जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये पॉइंट यहाँ पे जैसे लाइसोसोम के हवाले से हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, वही सेम चीज है। द आउटर मेम्ब्रेन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, स्मूथ है एंड somewhat sieve like. sieve की मीनिंग होती है फिल्टर। फिल्टर ऐसी क्यों है? Why? Because इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ पोरेंस है। पोरेन रेफर्स टू पोर्स के इसके अंदर सुराख हैं, ओपनिंग्स हैं। पोरेन टेक्निकल टर्म और बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में इसे पोरेन कहते हैं। Why? Because इसके अंदर पोर्स होते हैं। These are special proteins responsible for the transport of molecules across the membrane. तो हम इसकी इलस्ट्रेशन पे आते हैं। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर पोरेंस मौजूद है। Porins allow free passage of various molecules into the intermembrane. Is selectively permeable and folded inward. Thousands of cristae which are serve to increase the surface area of cristae has a glandular structure called F0 F1 particle. F0 or F0 F1 particle contain ATP synthase complex. आप स्टूडेंट्स को याद है जैसे हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से कि उसमें जैसे एक प्रोटीन है जिसे हम कहेंगे एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स। आप स्टूडेंट को याद है प्रोटॉन्स पास होते हैं और उसकी एनर्जी की वजह से एडीपी प्लस पी इस एटीपी को इस प्रोटीन को हम इस एंजाइम को हम कहेंगे एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स आर F0 F1 पार्टिकल। F0 F1 पार्टिकल, these particles are actually ATP synthase complex और ATP synthase जो ये एंजाइम होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के साथ जो मौजूद है और एटीपी फॉर्मेशन का अमल जाहिर होता है, हमने पढ़ा है। membrane mitochondria which serve as electron carriers and electron transport chain. Electron transport chain वो भी जैसे आपको पता है कि जैसे इनर मेम्ब्रेन होती है, हमने पढ़ा था कि जैसे एक आउटर मेम्ब्रेन है दूसरी इनर मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन जिसे क्रिस्टा कहते हैं उसके अंदर कई से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसमें आपने पढ़ा है साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए3, इस तरह से जो सीरीज और सीक्वेंस जो आपने पढ़ी थी। तो ये सारे साइटोक्रोम ऐसी जो है मॉलिक्यूल्स हैं वो इस इनर मेम्ब्रेन कौन सी जो फोल्ड है जिसे क्रिस्टा कहेंगे उनके अंदर होता है। जैसे आप स्टूडेंट को याद होगा बायो एनर्जेटिक्स के हवाले से कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है और क्रैश साइकिल जो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का अमल जो है इन पार्टीशन जिसे क्रिस्टी कहते हैं यहाँ पे होता है। तो ये लोकेशन हमने बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर के अंदर पढ़ी है। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होते हैं ये भी इन क्रिस्टी के साथ जो है
अटैच होते हैं, ये मौजूद है। इलस्ट्रेशन जैसे हमारे एनटीबी बुक के अंदर जो मौजूद है, ऐसे आपके पास टेक्स्ट बुक में मौजूद है। इलस्ट्रेशंस भी आपके पास आ गई है, जैसे एक आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये पोरेंस है, पोरेन के जरिए जैसे लाइक जो है मटेरियल्स मूव कर सकते हैं। ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन की आप फोल्ड देख रहे हैं, जिन्हें इनर मेम्ब्रेन की फोल्ड को हम क्रिस्टा कहते हैं। तो आप जैसे देखिए क्रिस्टा के अंदर ईटीसी मौजूद है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद है, प्लस में क्रिस्टा जैसे एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स मौजूद है, जिसे F0 F1 पार्टिकल कहते हैं। जैसे एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स आ रहा है F0 F1 कॉम्प्लेक्स जैसे, ठीक है। ये बाकी ये मैट्रिक्स है, ये रिमेनिंग एरिया जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर आप जैसे देख रहे हैं कि लाइक इसके अंदर जैसे एमआरएनए भी मौजूद है, इनके अंदर जैसे राइबोसोम्स भी मौजूद है, इनका अपना डीएनए मौजूद है, डीएनए भी मौजूद होता है इनका। दे सर्कुलर डीएनए, डीएनए सर्कुलर होता है, और राइबोसोम्स भी मौजूद है, एज वेल एज आरएनए भी मौजूद है। बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, सेमी ऑटोनॉमस एग्जिस्टेंस है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। आपको पता है डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, ये सारी चीजें इनकी अपनी होती है, ठीक है। तो ये सारी इलस्ट्रेशन टेक्स्ट बुक में एनटीबी मौजूद है, आपके पास भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के पेज नंबर 20 पे इसी एनटीबी में इनर मेम्ब्रेन डिवाइड्स, सेम जो पॉइंट्स हैं जो हमने पहले डायग्राम में इलस्ट्रेशन में डिस्कस किए, वही अब टेक्स्ट की सूरत में है। तो ये इनर मेम्ब्रेन डिवाइड्स द माइटोकॉन्ड्रिया इनटू टू इंटरनल कंपार्टमेंट, एक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दिस इज नैरो रीजन बिटवीन द टू इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। Second compartment, the mitochondrial matrix है enclosed by the inner membrane. Mitochondrial matrix jelly जैसा है, features है just, और it contains a small circular DNA, इसके अंदर DNA है, all kinds of RNA है, ribosomes है, ribosomes 70S वाले हैं, 70S वाले जो किस में होते हैं, ये होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक टाइप के, एंड एंजाइम्स भी इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद है। Presence of these components indicate that the mitochondria have own genetic system. Mitochondria जाहिर है genetic system की मीनिंग क्या होती है, जैसे आपने पढ़ा है प्रोटीन सिंथेसिस के हवाले से, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से जो प्रोटीन्स बनने का अमल जो है, ये सारा फिनोमेना ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना ही है। It means proteins which are required by the mitochondria are synthesized by own metabolic machinery. Own metabolic machinery का मतलब क्या है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी मशीनरी है, वही जो है प्रोटीन बनाती है, वही प्रोटीन असेंबल करती है। इसी रीजन की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी तादाद जो बढ़ती है, बिकॉज़ ऑफ दे हैव देयर ओन जेनेटिक सिस्टम। तो यानी ये सारी चीजें जो मैट्रिक्स जेली जैसा है, उसमें सर्कुलर डीएनए है, राइबोसोम 70S के हैं, ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए, एंजाइम्स हैं, ये सारी चीजें जो है इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद है। बाकी आउटर मेम्ब्रेन है, उसमें पोरेंस मौजूद है, पोर्स है, जिसके जरिए मटेरियल्स जो है आ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये जनरल एक लाइक स्ट्रक्चर थी माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से, जो आप जैसे स्टूडेंट्स आसानी से याद कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया की जनरल आखिर में जिससे फंक्शन है साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन का जो अमल होता है, प्रोसेस होता है, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन का अमल इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। दैट metabolic process that uses oxygen to generate ATP by extracting energy from sugar, fats and other organic compounds. जैसे हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर्स हैं, फैटी एसिड्स है, या जो अमाइनो एसिड्स हैं, वो हमने पढ़ा है बायो एनर्जेटिक्स में। अल्टीमेटली उनके अंदर जो है एनर्जी और एटीपी जनरेट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। तो इस अमल को हम कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन की जो साइट, जगह, प्लेस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, सिंपल वन वर्ड के अंदर। एंजाइम्स इन द मैट्रिक्स कैटलाइज द सम ऑफ द स्टेप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। मैट्रिक्स में कौन सा फिनोमेना होता है, आप सबको पता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल होता है। इसी तरह से अदर प्रोटीन्स एंड फंक्शन एटीपी जनरेशन थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर फाउंड इन इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन कौन सी, जिसे हम क्रिस्टा कहते हैं, और क्रिस्टा में ऐसे कौन से प्रोटीन है जिसे ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है यकीनन जो से इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद है, और यह भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, जैसे एटीपी जनरेशन के अंदर। तो ये सारी चीजें ओवरऑल यानी फंक्शन ये
like mitochondria is involved in cellular respiration. Mitochondria is involved in cellular respiration. इसके अंदर एनर्जी भी बनेगी, CO2 बनती है, तो ये सोर्स। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, आसान सा लाइक टॉपिक है, तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। आपके पास पॉइंट्स भी मौजूद है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे क्लोरोप्लास्ट की हेडिंग में आएंगे। प्लास्टिड्स है और क्लोरोप्लास्ट डिटेल भी है। प्लास्टिड्स तो जनरल हेडिंग है, बट उसके अंदर फर्दर हम क्रोमो, क्लोरो और ल्यूकोप्लास्ट भी पढ़ेंगे। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता सेल चैप्टर के एंड की तरफ आ रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट के बाद यकीनन एक वैक्यूल की हेडिंग होगी, वैक्यूल के बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिस्टिंग्विश होगा और सेल चैप्टर खत्म होगा। बट ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, नई नई पॉइंट्स भी हैं जो एसटीबी भी नहीं है, एनटीबी भी मौजूद है, वो जरा उनको भी डिस्कस करेंगे। सो प्लास्टिड्स एनटीबी जैसे 21 पेज पे है। जनरली दे आर कॉल्ड एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल। जिससे आप देखें माइटोकॉन्ड्रिया को भी एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल है, एज वेल एज जो प्लास्टिड्स है ये भी एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल है। जिससे प्लास्टिड्स के अंदर जैसे क्लोरोप्लास्ट है, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एटीपी के अंदर, तो ये भी एक तरह से हम कहेंगे कि एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे फूड एनर्जी है, शुगर्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, तो ये किस में कन्वर्ट होते हैं? एटीपी के अंदर। तो ये बोथ आर एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल। दोनों में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, दोनों डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। दोनों के अंदर अपना जो डीएनए होता है, अपना आरएनए होता है, उनका राइबोसोम्स दोनों के अंदर होते हैं। तो ये दोनों के अंदर ये जो कॉमन फीचर्स हैं, बोथ है कॉमन फीचर्स, both have double membrane structure, both are known as energy converting organelle, both have DNA, RNA, ribosomes, इनका अपना होता है। तो हम इससे कहेंगे कि ये भी प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया की कंपेयर है। तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और स्टोरेज और सिंथेसाइजर बॉडी। स्टोरेज की मीनिंग होती है कि लाइक ये स्टार्च को स्टोर कर सकते हैं, प्रोटीन को स्टोर कर सकते हैं, लिपिड को भी स्टोर कर सकते हैं। सिंथेसाइजर बॉडी की मीनिंग होती है, सिंथेसिस की मीनिंग होती है फॉर्मेशन। किस चीज की फॉर्मेशन? जैसे फोटोसिंथेसिस का अमल जो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन जो होगी यकीनन जो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, तो हम कहेंगे कि ये सिंथेसाइजर बॉडीज है। फाउंड इन प्लांट्स एंड अल्गल सेल्स। अल्गल सेल्स कौन से? जैसे ग्रीन algae है, उनके अंदर होते हैं। आर नेसेसरी फॉर द एसेंशियल ऑफ लाइफ प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस एंड फूड स्टोरेज। जैसे ये लाइक इतनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है जिससे पूरे इंटायर इकोसिस्टम को ड्राइव करना, रेगुलेट करना, ये इन प्लास्टिड्स खास तौर पे क्लोरोप्लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एनर्जी मैन्युफैक्चर ये करें। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये फर्दर उनकी क्लासिफिकेशन है। जैसे सबसे पहले हम प्रोप्लास्टिड्स को पढ़ेंगे। प्रो लफ्ज की मीनिंग होती है अर्ली होती है, यानी ऐसे प्लास्टिड्स जो इमेच्योर सेल्स में पाए जाते हैं, जो डिफरेंशिएट नहीं हुए हैं प्लांट के अंदर, तो उनके अंदर पाए जाने वाले शुरू में अर्ली स्टेज में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर जो प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, हम उन्हें कहेंगे कि ये प्रोप्लास्टिड्स हैं। प्रोप्लास्टिड से आगे ये किसी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। प्रोप्लास्टिड में भी कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट, प्रोप्लास्टिड में इनटू क्लोरोप्लास्ट, प्रोप्लास्टिड में भी कन्वर्टेड इनटू ल्यूकोप्लास्ट, किसी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये प्रोप्लास्टिड्स आर इमेच्योर कलरलेस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में पाए जाते हैं और आगे ये किस में डेवलप हो सकते हैं? क्लोरोप्लास्ट में डेवलप हो सकते हैं, ल्यूकोप्लास्ट में हो सकते हैं, या क्लोरोप्लास्ट में डेवलप हो सकते हैं। कि क्रोमो होना चाहिए, ठीक है, ये इसकी करेक्शन है। क्रोमो, क्रोमो रेफर्स टू कलर, ठीक है। शायद आपके पास पॉइंट्स में भी गलती आ गई होगी, इसको आप ठीक कर देना। क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होंगे, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है और क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं हर एक के जो है इसके फंक्शन के हवाले से। जैसे प्रोप्लास्टिड्स यंग इमेच्योर सेल्स में, डेवलपमेंट प्लास्टिड दे भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी जैसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है, ये भी है। दे डिवाइड एंड रीडिवाइड इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल टाइप। जैसे रूट के अंदर जैसे ल्यूकोप्लास्ट आएंगे, फ्लावर्स होंगे तो क्रोमोप्लास्ट आएंगे, इसी तरह से ग्रीन लीव्स होंगे तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे। तो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स जैसे बनते जाएंगे तो उनके अंदर ये प्लास्टिड्स भी ऐसे जाते जाएंगे। डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर इन व्हिच दे आर फाउंड,
intracellular factors and are exposure to light, they may develop into leucoplast. Again यहाँ पे क्लोरो है, ये गलती है, इसको क्रोमो कर देना, टाइपिंग एरर है, क्रोमोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन कलर के प्लास्टिड होते हैं, और क्रोमोप्लास्ट जो कलर्ड होते हैं सारे कलर एक्सेप्ट ग्रीन, ग्रीन के अलावा बाकी सारे, जैसे फ्लावर्स और फ्रूट्स हैं उनका जो वेरियस कलर्स हैं, व्हाई बिकॉज़ ऑफ दिस क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं, बिकॉज़ ऑफ दिस क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट अक्सर अंडरग्राउंड पार्ट्स में होते हैं, अंडरग्राउंड पर, जिससे हमने यहाँ पे लाइट का जिक्र किया, जहाँ पे लाइट में अंडरग्राउंड पार्ट्स में होते हैं, लाइट का एक्सपोजर नहीं होते हैं, उसमें एक्सपोज नहीं होते हैं, तो ये ल्यूकोप्लास्ट है। बाकी जैसे क्लोरोप्लास्ट जाहिर सनलाइट को ट्रैप करते हैं, फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म होगी, और जो ये क्रोमोप्लास्ट है कलर्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट जिसमें फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये इन सब के अंदर क्रोमोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आगे ये प्रोप्लास्टिड इसी तीनों में से किसी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। प्रोप्लास्टिड में भी कन्वर्टेड इनटू ल्यूकोप्लास्ट, प्रोप्लास्टिड में भी कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट, प्रोप्लास्टिड में भी कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्लास्ट। कोई भी जैसे टाइप का प्लास्टिड होगा इसमें जो है ये चेंज या कन्वर्ट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट, ल्यूकोप्लास्ट are found in the parenchyma cells of root stem and leaves and seeds. Leucoplast क्योंकि ये स्टोरेज से रिलेटेड है, ल्यूकोप्लास्ट they are related to the root stem and seeds में पाए जाते हैं, they are स्टोरेज में, इनके अंदर स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस होता है। कौन कौन से, जैसे सबसे पहले शायद आपके पास जो पीडीएफ आया उसमें अमाइलोप्लास्ट आई थिंक मिस होगा, शायद मुझे लग रहा है। अमाइलोप्लास्ट दे स्टोर स्टार्च, Elioplast they stores lipid, they store lipid, and proteinoplast store protein। वर्ड से ज्यादा है, जैसे देखें मेजर टाइप के फूड जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड। अमाइलो आप लफ्ज याद कर सकते हैं, अमाइलेज एंजाइम आपके स्टूडेंट्स को याद होगा यकीनन, अमाइलेज एंजाइम, अमाइलोपेक्टिन, तो यकीनन जैसे अमाइलो लफ्ज याद है तो अमाइलो प्लास्ट यानी ये स्टार्च को स्टोर करेगा। इसी तरह से आप प्रोटीनोप्लास्ट, वर्ड से जा रहा है, ये प्रोटीन को स्टोर करेगा। एक तीसरा टर्म बस आसान है वो याद करना, इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट दे स्टोर लिपिड्स। यानी 3 टाइप्स के फूड है, 3 टाइप के ऐसे जो ल्यूकोप्लास्ट होंगे, हर एक के अंदर जो डिफरेंट टाइप का जैसे लाइक जो मटेरियल होगा केमिकल उसको स्टोर करते हैं, क्योंकि ये जो ल्यूकोप्लास्ट हैं दे आर कंसर्न्ड विद द स्टोरेज फंक्शन, इनका काम जो जनरली स्टोरेज फंक्शन है। तो क्रोमोप्लास्ट वर्ड से जा रहा है, क्रोमा रेफर्स टू कलर्ड, कलर कौन से, ऑल द कलर्स एक्सेप्ट ग्रीन, ग्रीन कलर के अलावा बाकी जितने भी, जैसे ग्रीन कलर के अलावा जितने भी बाकी कलर्स हैं वो क्रोमोप्लास्ट के हेडिंग में आते हैं। सिंथेसाइज डिफरेंट कलर्स पिगमेंट अदर देन ग्रीन, अदर देन की मीनिंग होती है ग्रीन के अलावा, अदर देन जब भी इंग्लिश लैंग्वेज में जनरली आप एमसीक्यूज के अंदर ऐसी स्टेटमेंट आती है तो काफी सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें लिखा होता है अदर देन। अदर देन का मतलब होता है कि इसके अलावा, अदर देन, जैसे अदर देन ग्रीन यानी ग्रीन के अलावा बाकी जितने भी कलर्स होते हैं, जैसे फ्लावर्स के आपने देखा होगा डिफरेंट कलर्स होते हैं, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, व्हाई बिकॉज़ ऑफ क्रोमोप्लास्ट। इसी तरह से फ्रूट्स के भी आपको पता है कि वेरियस कलर्स होते हैं, व्हाई बिकॉज़ ऑफ क्रोमोप्लास्ट। फ्रूट्स लुक कलर, जैसे मैंगो है, ऑरेंज है, तो लेमन है, इनके अंदर वेरियस कलर्स हैं, ये सब क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। Therefore, they are found in colored parts of the plant such as flowers, petals, and fruits, where they attract insect and thus help in pollination. तो overall indirect way में क्रोमोप्लास्ट का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन ना होती, फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करें एक लम्हे के लिए पॉलिनेशन ना होती तो हमें जैसे फूड का बोरान हो जाता, हमारे लिए खाने की कोई चीज ना होती, ये जैसे बिकॉज ऑफ पॉलिनेशन की वजह से। पॉलिनेशन होती है तो फ्रूट्स बनते हैं, सीड्स बनते हैं, सीरियल्स वगैरह सब, तो ये अट्रैक्ट उनको करने वाले क्रोमोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड एक्ट एट द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वर्ड से जाहिर है फोटोसिंथेसिस का अमल जो होगा तो यकीनन जो है क्लोरोप्लास्ट है। अब हम जो मेन जो थिंग है डिटेल में जिसको हम डिस्कस करना है वो है क्लोरोप्लास्ट, जिसकी डायग्राम या इलस्ट्रेशन आपने जैसे बायो एनर्जेटिक्स में भी पढ़ी है और यहाँ पे भी हम पढ़ते हैं कि जैसे लाइक क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट अगेन जैसे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है,
जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया में आपने पढ़ा था कि आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है और इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है, बट इसके अंदर दोनों मेम्ब्रेन्स जो है स्मूथ है, बोथ मेम्ब्रेन्स आर स्मूथ। एक आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है, एक आउटर मेम्ब्रेन जो स्मूथ है, और इसी तरह से एक इनर मेम्ब्रेन है, दोनों जो है स्मूथ है। आउटर एज वेल एज इनर मेम्ब्रेन दोनों जो है स्मूथ है, कोई इसमें फोल्डिंग वगैरह नहीं है। बट माइटोकॉन्ड्रिया में जो फोल्डिंग थी इसका नेम था क्रिस्टा, आपने पढ़ा था। इसी तरह से इनके अंदर जो है सैक लाइक या बैग लाइक स्ट्रक्चर्स है, जैसे सैक का बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम कहते हैं थाइलेक्वाइड कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं थाइलेक्वाइड कहते हैं। एक सिंगल जो है कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, इससे थाइलेक्वाइड कहते हैं, थाइलेक्वाइड कहते हैं। और ऐसे थाइलेक्वाइड की स्टेक को, पूरे ढेर को हम कहेंगे, हीप को कहेंगे ग्रेनम। ग्रेनम सिंगुलर है और ग्रेना प्लूरल होता है, इसका प्लूरल जो है ग्रेना है। ग्रेनम सिंगुलर, प्लूरल ग्रेना। जैसे एक थाइलेक्वाइड जस्ट मेम्ब्रेन है, उसका पूरा ढेर है। इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी इनका जो तादाद भी वेरिएबल होता है, डिफरेंट होता है, कोई एग्जैक्ट फिक्स नहीं है, और एक दूसरे के साथ ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। प्लस में जैसे ये तो ग्रेनम और थाइलेक्वाइड हुआ, प्लस में जैसे आप देखेंगे कि इसके अंदर और कौन सी चीजें हैं, और ये ओवरऑल थिक फ्लूइड है, जिसे कहेंगे स्ट्रोमा कहते हैं। थिक फ्लूइड इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के अंदर जैसे आपको पता है केल्विन साइकिल का अमल होता है, केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। और ओवरऑल आपको पता है कि CO2 की फिक्सेशन होगी, जिसके रिजल्ट में ग्लूकोज बनने का जो अमल होता है, जो ये इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। प्लस में आपने देखा होगा कि जैसे फोटोसिंथेसिस में सनलाइट है, सनलाइट को जैसे रेडिएशन है इसमें, लाइक जैसे थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन से एक्साइट होते हैं, इजेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं, और फाइनली जैसे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जैसे NADP is reduced to NADPH, ATP भी बनते हैं। तो सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी के फॉर्म्स क्या हैं, जैसे आपको पता है केमिकल एनर्जी ATP और NADPH जो बनते हैं, ये दोनों जो है मॉलिक्यूल्स हाई एनर्जाइज्ड होते हैं, इसी डार्क रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए यूज होते हैं। जब उसके बाद वापस ये ADP+P बन जाता है, और इसी तरह से ये लाइक NADP+H। तो इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। फोटोसिंथेसिस का अमल इसी लाइक क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, जिसकी स्ट्रक्चर आपने जैसे एक बार तो पहले भी जैसे पढ़ी है बायो एनर्जेटिक्स में। अगेन जैसे ये क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, बोथ मेम्ब्रेन्स आर स्मूथ, और जैसे थाइलेक्वाइड का ढेर लगा हुआ है, और उसमें जैसे हम कहेंगे ग्रेनम के अंदर जैसे लाइट रिएक्शन होता है, ग्रेनम के अंदर जैसे लाइट रिएक्शन का अमल जो है ग्रेनम के अंदर होता है। और ये जो केल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन जो है केल्विन डार्क रिएक्शन केल्विन साइकिल और स्ट्रोमा होता है। तो यही सेम पॉइंट्स टेक्स्ट में मौजूद है, बस 2 मिनट में हम कर लेते हैं, उसके बाद आपकी जो है केमिस्ट्री की क्लास होगी, वो हम आते हैं। Structure and function of chloroplast. So chloroplast is disc shaped structure, अभी हमने पढ़ा, which consists of 3 parts। कौन से 3 parts हैं? एक एनवेलप में क्या कौन सी चीजें आ जाती है, अभी हमने देखा पढ़ा कि डबल मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन है, दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ है, जिसे हम जनरली कहते हैं एनवेलप। स्ट्रोमा जो थिक फ्लूइड है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। और थाइलेक्वाइड जैसे आपने देखा सिक्के की तरह ऐसी मेम्ब्रेन्स हैं, सेक्स हैं, जिन्हें हम थाइलेक्वाइड कहते हैं। थाइलेक्वाइड के पूरे ढेर को हम कहते हैं ग्रेनम कहते हैं। तो यही सेम चीजें जो अभी हमने इलस्ट्रेशन डायग्राम पढ़ी है, वही इसी तरह से है। Each chloroplast is bounded by smooth double membrane, जिसे हम envelope कह रहे हैं। Outer membrane like mitochondria contains porine and therefore freely permeable to semicircular। जैसे mitochondria के outer membrane के अंदर porine भी थे, इसी तरह इसमें भी porine। Inner membrane semi permeable and rich in protein। Between these outer and inner membrane, the intermembrane space is there। Ground mass of chloroplast is called stroma। दूसरी जो like division है उसे हम कहेंगे स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर जैसे अभी हमने जैसे थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इसके अंदर केल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन होता है, जिसके रिजल्ट में ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है। कलरलेस प्रोटीनियस सब्सटेंस व्हिच like mitochondrial matrix also contains small circular DNA
आरएनए, राइबोसोम जो 70S वाले हैं विद वेरियस एंजाइम, ये सारी चीजें सब कहाँ है, सब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रोमा के अंदर मौजूद है, जैसे हमने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर मौजूद है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में थे, इसी तरह से यहाँ पे भी ये सारी दे हैव देयर ओन डीएनए, दे हैव देयर ओन आरएनए, दे हैव देयर ओन राइबोसोम्स, एंजाइम सब जो है इनमें मौजूद है, बिकॉज़ ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग है लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरह से हम जो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो है लाइक यही सेम पॉइंट्स कि the stroma contains a system of chlorophyll bearing double membrane flattened sacs called thylakoids, and there are two types of thylakoids, एक smaller and larger thylakoid. Smaller thylakoids are disc-like which are piled over one another. Pile की मीनिंग होती है ढेर, जैसे सिक्कों को हम एक दूसरे के ऊपर ऐसा ढेर बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जो है ये सैक्स बैग्स एक दूसरे के ऊपर ढेर की तरह होते हैं। Each stage of smaller thylakoid is called granum. प्लूरल ग्रेना है। ईच कंसिस्ट ऑफ, ये नंबर या फिगर है जो अभी फर्स्ट टाइम जो एनटीबी में आई है, एसटीबी में नहीं थी, तो तादाद जो है 25 to 50 थाइलिक्वाइड होते हैं, एंड दे आर अबाउट 40 to 60 ग्रेना फाउंड इन ईच क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों फिगर्स हैं, याद रखना है, जरूरी है। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिसे हम कहेंगे क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल जो है यकीनन आपने जैसे पढ़ा है थाइलिक्वाइड के मेम्ब्रेन के अंदर होती है। PS1 PS2 आपने जैसे पढ़ा है, फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 उनके अंदर मौजूद है, फाउंड इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ द स्मॉलर थाइलिक्वाइड। लार्जर थाइलिक्वाइड कनेक्ट ग्रेना विद ईच अदर एंड आल्सो कॉल्ड एज इंटरग्रेना। जैसे हमने पढ़ा था कि एक जैसे ग्रेनम दूसरा ग्रेनम, उनके दरमियान इंटरकनेक्टेड जो है वो उन्हें कहेंगे लार्जर थाइलिक्वाइड कहते हैं। वेरी सिंपल सी चीज है, these membranes are colorless and they do not have pigments। कौन सी? इंटरग्रेना। इंटरग्रेना है उनके अंदर जो है क्लोरोफिल नहीं है, उनकी बात हो रही है। बाकी स्मॉलर सैक और बैग लाइक जो स्ट्रक्चर है उन सब के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद है, क्लोरोफिल जिसमें फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन which sunlight is captured and transmitted to ATP। हमने थोड़ी देर पहले इलस्ट्रेशन में पढ़ा था, जैसे ये सनलाइट है, सनलाइट जैसे क्लोरोप्लास्ट की थाइलिक्वाइड में हिट करती है तो जाहिर है NADPH और ATP बनते हैं, और यही जो है डार्क रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इट अकर्स इन द ग्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, यानी लाइट रिएक्शन का अमल कहां होता है? ग्रेना के अंदर होता है। एंड द सेकंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड डार्क रिएक्शन, जिसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, और सिंपली इट इज कॉल्ड केल्विन साइकिल, केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। तो ये डार्क रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस टू मेक कार्बोहाइड्रेट। जाहिर है हमने इलस्ट्रेशन में भी पढ़ा था, CO2 is converted into glucose, ये केल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन। The enzymes for this activity का मतलब है डार्क रिएक्शन के लिए एंजाइम्स कहाँ है? स्ट्रोमा के अंदर मौजूद है। डार्क रिएक्शन के लिए एंजाइम्स स्ट्रोमा में मौजूद है। आपने मेनी टाइम्स जैसे ये पढ़ा है। अब आपकी केमिस्ट्री क्लास होगी, अब आखिरी इसमें हीटिंग होगी वैक्यूल की, वो हम कल पढ़ेंगे। सी यू बाय नेक्स्ट।